हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो एमकॉम सेकेंड ईयर है प्राइवेट में, ठीक है। और जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है, अभी एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि रेगुलर में भी एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर में भी जो है पॉसिबिलिटी है कि MCQs में ही आपका पेपर आएगा। फिलहाल प्राइवेट के लिए तो हम श्योर हैं, हमें पहले से ही पता है। सेकेंड ईयर में तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स की आपकी यूनिट नंबर जो फोर्थ है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सॉरी, यूनिट नंबर 5 डिस्कस करूँगा बिजनेस साइकिल की। तो कल मैंने यूनिट जो है फोर्थ अपलोड कर दी थी। और जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरा, आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। इससे पहले के वीडियोस आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो वो सारे वीडियोस आपको मैनेजरल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, MCQs ऑन मैनेजरल इकोनॉमिक्स। दूसरा, ये वीडियो मैं आपके TGT, PGT और आपकी जो NTA नेट है, उस पर्पज़ से भी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। तो ये सारे वीडियोस मैं उसमें भी अपलोड करता हूँ, क्योंकि जो ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स की है, ये तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। लेकिन जो आपकी दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, MCQs क्वेश्चन ऑन आपका PGT, TGT और NTA नेट, तो उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो लोग कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में अपना NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं या TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग जो उस प्लेलिस्ट की विजिट जरूर करिएगा, उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 बिजनेस साइकिल की। व्यापार चक्रों से तात्पर्य संगठित समुदायों की आर्थिक क्रियाओं में होने वाले उच्चावचनों फ्लक्चुएशंस की श्रृंखला से होता है। तो ये परिभाषा किसने दी? तो ये दी है WC मिथेल ने। व्यापार चक्र का मार्ग एक उतार चढ़ाव वाली लहर के समान होता है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य। आर्थिक उच्चावचनों को कहा जाता है व्यापार चक्र। आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है, तो विनियोग, आय और उपभोग, ये सभी सम्मिलित हैं। व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं व्यापार चक्र की। लघु चक्रों, जो माइनर साइकिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उसको कियन चक्र कहते हैं। दीर्घ चक्र का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दीर्घ चक्र है, उसका प्रतिपादन किया कोंड्रातीफ ने। ठीक है, कोंड्रातीफ। लघु चक्रों की समय अवधि होती है, तो होती है 40 महीने की। प्रमुख चक्र की समय अवधि होती है 9 या 10 वर्ष। क्लीमेंट जगलर किस देश के अर्थशास्त्री थे? फ्रांस के थे। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौखिक घटना है। तो ये परिभाषा किसने दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर हार्ट्रे ने। व्यापार चक्र के मौद्रिक सिद्धांत में सम्मिलित है, तो विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत और मौद्रिक अति विनियोग सिद्धांत, है ना, तो ये दोनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्यापार चक्र के गैर मौद्रिक सिद्धांत में सम्मिलित है, तो कीन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, व्यापार का मकड़ी जाला सिद्धांत और नव प्रवर्तन सिद्धांत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी, है ना। व्यापार चक्र की कौन सी अवस्था नहीं होती? तो इसमें जो अल्प रोजगार है, ये व्यापार चक्र की अवस्था नहीं है। हिक्स की व्यापार चक्र की व्याख्या आधारित है, तो हैरोल्ड द्वारा प्रतिपादित विकास की वांछनीय दर पर आधारित है। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर हार्ट्रे ने। व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर शुम्पीटर। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी
पुस्तक के लेखक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। J.M. केन्स। व्यापार चक्र के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में सम्मिलित है? तो प्रोफेसर J.S. मिल और प्रोफेसर पीकू, ये दोनों ही सम्मिलित है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, ए और बी। द फेलियर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक थे? तो वो थे प्रोफेसर हैजलिट। घोड़े को तालाब तक ले जाना सुगम है, लेकिन उसे पानी पिलाना सुगम नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये था प्रोफेसर क्राउथर का। केन्स की सामान्य थ्योरी का सिद्धांत मंदी काल का सिद्धांत कहलाता है? तो ये कथन है, बिल्कुल सत्य। विनियोग स्तर आय में परिवर्तन की दर पर निर्भर होता है? तो ये कथन है त्वरक के अनुसार। आय स्तर विनियोग स्तर पर निर्भर है, यह कथन है गुणक के अनुसार। अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं प्रोफेसर J.R. हिक्स, ठीक है। डैश की व्यापार चक्र व्याख्या हेरोड द्वारा प्रतिपादित विकास की वांछनीय दर पर आधारित है? तो वो है हिक्स की। विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर हार्ट्रे ने। मकड़ जाल या मकड़ी जाल सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो ये रिक्की के द्वारा, शुंटिज के द्वारा और टिनवर्जन के द्वारा, तो इन सभी ने किया था। निर्माण कार्य चक्र की समय अवधि होती है 15 से 20 वर्ष तक की। आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तन का मुख्य कारण मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन का होना है? तो ये कथन किसका है? ये है प्रोफेसर R.G. हार्ट्रे का। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है क्योंकि सामान्य मांग स्वयं एक मौद्रिक घटना है। यह परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर हार्ट्रे ने। पुनरुत्थान से आशय उस विशेष बिंदु से है जहां अर्थव्यवस्था अवसाद में समृद्धि में प्रवेश, अवसाद से समृद्धि में प्रवेश के लिए परिवर्तित होती है। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य। किन अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र की व्याख्या में गुणक एवं त्वरक दोनों का प्रयोग किया? तो वो हिक्स और सैमुएल्सन दोनों ने किया था। व्यापार चक्रों की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुम्पीटर द्वारा। बाजार का अभिप्राय किसी ऐसे सामान्य क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तु विशेष का मूल्य निर्धारित करने वाली शक्तियां कार्यशील होती हैं? तो ये परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर एली ने। बाजार की दिशा है तो वो है एकाधिकार प्रतियोगिता। बाजार की दशा है तो एकाधिकार। देखिए दोनों में अंतर है। अगर दिशा पूछा जाए तो वो हो गया एकाधिकार प्रतियोगिता, और दशा पूछा जाए तो वो आपका होगी एकाधिकार। मकड़ जाल या मकड़ी जाल प्रमेय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। प्रोफेसर हिक्स ने अपने सिद्धांत में व्यापार चक्रों की व्याख्या की है, उच्चतम सीमाओं की और निम्नतम सीमाओं की, है ना, निम्नतर सीमाओं की, दोनों की। प्रोफेसर हिक्स की व्याख्या कितने घटकों पर निर्भर करती है? तो देखिए, जो कीन्स का गुणक सिद्धांत है, क्लार्क का त्वरक सिद्धांत है और हेरोड की विकास प्रक्रिया है, इन सभी घटकों पर निर्भर करती है। सैमुएल्सन के अनुसार आय स्तर एवं विनियोग स्तर के 2 विशेष संबंध पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य है। शुम्पीटर द्वारा नव प्रवर्तन की श्रेणी में निम्न अवयवों को सम्मिलित किया गया? तो नवीन बाजार का सृजन, उत्पादन की नई तकनीक का विराम और किसी नवीन वस्तु का उत्पादन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी। अल्पाधिकार किस बाजार की एक किस्म है? तो वो है अपूर्ण प्रतियोगिता, है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य संबंधी निर्णयों को ही मूल्य नीति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो कन्वर्स ने दी। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घ काल में प्राप्त करती है सामान्य लाभ। सीमेंट उद्योग उदाहरण है किसका? अल्पाधिकार का।
मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है? तो मूल्य में स्थिरता, स्थिर लाभ अंश और लोचपूर्णता, है ना, तो ये सभी आंसर है। एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पाद होता है जिसकी कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। यह परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर वाटसन ने। पूर्ण प्रतियोगिता एक है, तो एक कोरी परिकल्पना, है ना। प्रतिसार अथवा मंदी को प्रोफेसर शुम्पीटर ने नाम दिया, तो वो दिया स्वतः अपस्फीति। बाजार के एहसास पर निर्धारित विधि है, तो वो है अंतर्ज्ञान मूल्य विधि। मंथन कीमत को अपनाया जाता है नए वस्तु के मूल्य निर्धारण में। व्यापार चक्र का अन्य नाम है, तो आर्थिक चक्र भी कहते हैं और बूम बस्ट चक्र भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा है। यह कथन किसका है? तो यह है एनातोल मुराद का। नीची ब्याज दर सदैव साहसी उद्यमी को विनियोग के लिए तैयार नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? तो यह है प्रोफेसर क्राउथर का। किसी वस्तु का सामान्य मूल्य वह है जो बाजार की आर्थिक शक्तियां अंतोगत्वा निश्चित करती है। तो ये कथन किसका है? प्रोफेसर मार्शल का। सरकार की किस नीति से बाजार विस्तृत होते हैं? स्वतंत्र व्यापार नीति से। जिस वस्तु के जितने अधिक स्थानापन्न होंगे उस वस्तु की मांग उतनी ही कम होगी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ट्रेड साइकिल पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेसर शुम्पीटर ने। सैमुअल्सन के व्यापार चक्र सिद्धांत की आलोचनाओं का मुख्य कारण है, तो ये तीनों ही हैं कि व्यापार चक्र की कोई समय अवधि नहीं दी गई। यह सिद्धांत व्यवहारिक कम तथा सैद्धांतिक अधिक माना जाता है और इस सिद्धांत में बाहरी तत्वों जैसे युद्ध काल संकट स्थिति को शामिल नहीं किया गया है। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। व्यापार चक्र शब्द से तात्पर्य है, तो ए ऑप्शन ठीक है कि कुल आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव का समय। विस्तार चरण में सभी लेकिन निम्नलिखित विशेषताओं में से है एक, है ना, वो है उद्योगों की अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार चक्र की एक विशेषता नहीं है? तो उनके समान कारण है। ऑप्शन सी। व्यापार चक्र के मोड़ हैं, तो वह है चोटी और गर्त। व्यापार चक्र के शीर्ष या उच्चतम बिंदु को संदर्भित किया जाता है, चोटी। व्यापार चक्र के डैश चरण में अनैच्छिक बेरोजगारी लगभग शून्य है, वो है विस्तार। अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र के डैश चरण में अधिक गर्म कहा जाता है, ठीक है, तो चोटी। ध्यान रखना, जो विस्तार चरण होता है उसमें बेरोजगारी लगभग शून्य होती है और जो चोटी चरण होता है तो वो अधिक गर्म व्यापार चक्र की अवस्था होती है, ठीक है। जब व्यापार चक्र डैश है तो रहने की लागत बढ़ जाती है, तो वो होती है चरम पर। व्यापार चक्र के डैश चरण में अनैच्छिक बेरोजगारी के बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, तो होता है सकुंचन। निवेश के स्तर पर गिरावट, उत्पादन में गिरावट और रोजगार में गिरावट और शेयर की कीमतों में गिरावट आदि व्यवसाय चक्र के डैश चरण के दौरान पाए जाते हैं, वो है सकुंचन। सभी एक व्यापार चक्र के अंतर्जात कारक है, तो वो है युद्ध। डैश आर्थिक गतिविधि के निम्नतम स्तर के साथ मंदी का गंभीर रूप है, तो वो है अवसाद। ब्याज दरों में गिरावट की खासियत है, वो भी है अवसाद। अवसाद के दौरान डैश उद्योग अधिक उत्पादन क्षमता से पीड़ित होता है, तो वो होता है पूंजीगत सामान और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों।
डैश के महान अवसाद ने भारी दुख और मानवीय कष्टों को जन्म दिया। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया है। ये जो 1929 से 1933 तक की जो महान अवसाद था, मतलब मंदी थी, तो उसने भारी दुख और मानवीय कष्टों को जन्म दिया था 1929 से 1933। आर्थिक गतिविधियों के निम्नतम स्तर को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गर्त। निराशावाद का अंत और डैश पर अवसाद की शुरुआत, वो ही गर्त। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार चक्र की विशेषताएं है या कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन ए ठीक है कि व्यापार चक्र पूरी तरह से समय पर चलता है। एक व्यापार चक्र का गर्त तब होता है जब डैश अपने निम्नतम बिंदु से टकराता है, तो वो है समय आर्थिक गतिविधि। व्यापार चक्रों से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जो उद्योग हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पूंजीगत सामान और टिकाऊ माल क्षेत्र के। डैश संकेतक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से पहले बदलते हैं, अग्रणी। डैश संकेतक अर्थव्यवस्था के बाद पूरे बदलाव के रूप में बदलते हैं, वो है अंतराल। ठीक है, जो पहले बदलते हैं तो उसमें आता है अग्रणी, और जो बाद में पूरे बदलाव के रूप में बदलते हैं वो होता है अंतराल। स्टॉक की कीमतों में बदलाव, प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आदि डैश इंडिकेटर के उदाहरण हैं, तो वो है अग्रणी। कुल आर्थिक गतिविधि की तुलना में बाद में चलने वाला चर क्या कहलाता है? तो कहलाता है एक लैगिंग चर। जबकि डैश संकेतक आर्थिक उतार चढ़ाव का अनुमान लगाते हैं, डैश संकेतक रुझानों की पुष्टि करते हैं। तो पहले में तो आएगा अग्रणी और दूसरे में आएगा ठंड। ठीक है, एक चक्र जो व्यापार चक्र की चाल के साथ एक साथ होता है तो वह किसका सूचक होता है? तो वो होता है संयोग का। संयोग संकेतक डैश दिखाते हैं, तो व्यापार चक्र की सामान्य स्थिति को भी और विस्तार के परिवर्तन की दर को भी और संकुचन के परिवर्तन की दर को भी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सन 1930 के दशक की महामंदी के समय वैश्विक जीडीपी लगभग से गिर गया, कितने? 15% से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार चक्र के बारे में सही नहीं है? तो तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है कि वे सभी उद्योगों और क्षेत्रों में एक साथ होते हैं, वे न केवल आउटपुट स्तर बल्कि अन्य संबंधित चर को भी प्रभावित करते हैं, और वे चरित्र में अंतरराष्ट्रीय, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मकड़ जाल सिद्धांत या मकड़ी जाल सिद्धांत के प्रकार में सम्मिलित है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है कि निरंतर मकड़ जाल, केंद्राभिमुखी मकड़ जाल और विपथगामी मकड़ जाल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विस्तार चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? देखिए तीनों ही नहीं होते। ना तो उपभोक्ता खर्च बढ़ाता है, ना श्रम की मांग बढ़ने पर रोजगार बढ़ता है, और ना व्यवसायिक लाभ और व्यापार विश्वास बढ़ता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जब समग्र आर्थिक गतिविधि घट रही है तो अर्थव्यवस्था को डैश में कहा जाता है संकुचन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संयोग सूचक का उदाहरण नहीं है? तो ये है आपका संयंत्र और मशीनरी के लिए नए आदेश। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संकेतक का एक उदाहरण है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। डैश का विचार है कि आर्थिक गतिविधि में उतार चढ़ाव समग्र प्रभाव मांग में उतार चढ़ाव के कारण होता है, तो वो है प्रोफेसर पीगू का विचार। निवेश पर या निवेश की उच्च दर लाता है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि रोजगार की उच्च दर,
कुल मांग में वृद्धि और आउटपुट में वृद्धि। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। यदि व्यवसाय चक्र के विस्तार चरण के दौरान कोई बेरोजगारी मौजूद है तो यह डैश संयुक्त राष्ट्र रोजगार है। तो ये है घर्षण और संरचनात्मक। कुल मांग में वृद्धि का सबसे संभावित परिणाम है तो वो है आर्थिक गतिविधि का विस्तार। डैश के अनुसार एक व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। ठीक है, तो यह है प्रोफेसर हार्ट्रे के अनुसार। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक समुदाय की आशावादी और निराशावादी मनोदशा भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। ये किसका दृष्टिकोण है? ये है पीगो का। ठीक है व्यूवर्स, तो ये आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस पूरा होता है, लेकिन मैं आगे आपको जो है एनटीए नेट के हिसाब से और टीजीटी पीजीटी के हिसाब से आगे क्वेश्चन जो है मैं कंटिन्यूस करूँगा। और एक क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास जिसमें 300-400 क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा व्यूवर्स। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बता दीजिएगा कि जुलाई फर्स्ट वीक से सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने तो डिक्लेयर कर दिया है, तो शायद कल परसों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन वो है, मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है व्यूवर्स, मेरा चैनल नेम ध्यान रखिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।